हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एक ऐसा टॉपिक जो बहुत मजेदार भी है, बहुत कंफ्यूजिंग भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इतना इंपॉर्टेंट है कि आप क्लास 11th में से 2 बार पढ़ते हैं। कैसे? तो इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट वाली जो बुक है उसमें आपने ट्रॉपिकल साइक्लोन वाला टॉपिक एक बार पढ़ा है नेचुरल डिजास्टर के अंदर में। यहां फिर से एक बार पढ़ा रहे हैं। 2 बार क्यों पढ़ा रहे हैं? तो देखो, वहां पे आपने उसे एक नेचुरल डिजास्टर के पर्सपेक्टिव से पढ़ा था। यहां पे आप फंडामेंटल्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे कि आखिर ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है क्या, कैसे बनता है, क्या काम होता है, उससे जुड़े हुए बहुत सारे जो सवाल हैं, सारा सब कुछ हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये जो टॉपिक है ना, जो कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी ऐसे हो जाता है कि इसमें जो फंडामेंटल्स पढ़ेंगे आप, ठीक है, तो जो बेसिक्स आप पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में, वो बेसिक्स आपको मदद देंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। तो उस पर्सपेक्टिव से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। हियर वी गो, व्हाट आर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो बुक में सिंपल सी सीधी सी डेफिनेशन दी है। हम उस सीधी सी डेफिनेशन को अगर समझे हैं तो क्या कहती है डेफिनेशन? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर वायलेंट स्टॉर्म्स दैट ओरिजिनेट्स ओवर ओशियंस इन ट्रॉपिकल एरियाज। अगर यहां पे रुके हम तो क्या है, ये कोई इंसान नहीं है। दीज आर वायलेंट स्टॉर्म्स, ठीक है, बहुत तेज आंधी जो चल रही है, हवाएं जो चल रही है, वो होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन क्लाउड्स हैं, हवाएं हैं, ठीक है, पानी है, वो तो उसके साथ जुड़े हुए एसोसिएट फिनोमिनाज हैं। ठीक क्या है? वो वायलेंट स्टॉर्म्स होती है दैट ओरिजिनेट्स ओवर ओशियन इन ट्रॉपिकल एरियाज, ठीक है, एंड मूव ओवर द कोस्टल एरिया ब्रिंगिंग अबाउट लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय वायलेंट विंड्स, ठीक है, वेरी हैवी रेनफॉल एंड स्ट्रॉन्ग सर्जेस। अब यहां पे जैसे अगर आप देखोगे ना, तो ये क्या होता है, ये हवाएं जब ओशियन पे ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है, ओरिजिनेट्स ओवर दी ओशियन इन ट्रॉपिकल एरियाज। ट्रॉपिकल एरिया क्या है पता है आपको? कि हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इतना सीख गए ना। ट्रॉपिकल एरिया क्या हो जाएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ और 23 डिग्री एंड हाफ साउथ। तो ये जो रीजन है, इसके बीच के रीजन में जो ओशियन है, ठीक है, ओशियन है, ओशियन है। 3 बार मैंने क्यों बोला? ये चीज आप गांठ बांध लो, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, डिफरेंशिएट जब हमने करा था, कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स सिर्फ और सिर्फ ओशियन पर ही ओरिजिनेट होते हैं। क्यों? तो उसके पीछे का कारण है कि जो एनर्जी मिल रही होती है ना, ठीक है, अभी आगे आपको समझ में आएगा, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को वो एनर्जी ओशियन से ही मिलती है। तो इस पर्सपेक्टिव से ट्रॉपिकल साइक्लोन सिर्फ और सिर्फ ओशियंस पे ओरिजिनेट होते हैं। अब वो ट्रॉपिकल है मतलब क्या है कि ट्रॉपिकल रीजन के अंदर जो ओशियन है। अब यहां पे एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, ऐसा नहीं है कि आप बोल दो कि बस 23 डिग्री एंड हाफ डिग्री के, मतलब 23 एंड हाफ डिग्री के उस साइड जाना नहीं चाहिए ट्रॉपिकल साइक्लोन। ऐसा वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है। एट टाइम्स आप देखोगे तो जो 30 डिग्री तक ओशियन से, वहां तक ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, बफर जोन रहता है, तो वो कंसिडर करके चलना आप, ठीक है, उस चीज को दिमाग में लेके चलना। क्या बता रहे थे? हाँ, तो ये ट्रॉपिकल है, तो ट्रॉपिकल रीजन में मिलेंगे आपको, ओशियन के ऊपर मिलेंगे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया कि हाँ, इनको एनर्जी कहां से मिलती है ट्रॉपिकल साइक्लोन को? सिर्फ और सिर्फ ओशियन के ऊपर। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल में आपने देखा था, हाँ, फ्रंटोजेनेसिस है, तो वो वार्म और कोल्ड एयर वहां से आप चाहे ओशियन पे मिले चाहे लैंड पे मिले, लेकिन यहां स्पेसिफिकली ओशियन से एनर्जी डिराइव करते हैं। दीज साइक्लोन्स ओरिजिनेट ओवर ओशियंस, ठीक है, ओशियंस ट्रॉपिकल एरिया एंड मूव टुवर्ड्स द कोस्टल एरिया। अब क्या होता है, जो विंड्स ओशियन के ऊपर ओरिजिनेट हुई है, वो विंड्स जब कोस्टल एरिया की तरफ आती है, जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, ये इंडिया है, यहां ओशियन है, बे ऑफ बंगाल, यहां जो साइक्लोन ओरिजिनेट होगा, और वो जैसे जैसे क्या होगा, अभी तो हवाएं हैं, ओशियन के ऊपर 2 लगा रही है, ओशियन पे कौन है? कुछ भी नहीं, कोई पहाड़ भी नहीं, कोई घर भी नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन वही हवाएं, वही स्ट्रॉन्ग वायलेंट विंड्स जब कोस्टल रीजन से टकराती है ना, तब डिस्ट्रक्शन लाती है बहुत ज्यादा। तो इस सेंस में आपने डेफिनेशन से क्या सीखा, ठीक है, इस सेंस में आपने ट्रॉपिकल साइक्लोन की डेफिनेशन से क्या सीखा कि वो एक स्ट्रॉन्ग वायलेंट कह सकते हैं स्टॉर्म है, जो कहां ओरिजिनेट होती है? ट्रॉपिकल रीजन में, जो ओशियन से उनके ऊपर, और उस विंड का इंपैक्ट हम कब फील करते हैं? व्हेन इट कम्स नियर दी कोस्टल रीजन्स, जब वो तटीय रेखाओं के पास में, ठीक है, पास में आ जाती है, और वहां पे फिर जो कोस्टल रीजन होगा, जैसे इंडिया में अब ये कोस्टल रीजन की बात करेंगे, तो यहां पे जब साइक्लोन हिट करेगा, ठीक है, तब क्या होगा कि जो कोस्टल रीजन है वहां पे स्ट्रॉन्ग विंड्स के कारण डिस्ट्रक्शन होगा, स्ट्रॉर्म सर्ज देखने को मिलता है, हैवी रेनफॉल देखने को मिलती है, बहुत भयंकर बारिश। स्ट्रॉर्म सर्ज मतलब क्या होता है पता है आपको? कि स्ट्रॉर्म सर्ज यानी कि जो समुद्र का लेवल है ना पानी का, वो उठने लगता है। मैंने बताया शायद पहले भी, स्ट्रॉर्म सर्ज देखने को मिलता है कि समुद्र का जो पानी का लेवल है वो ऊपर उठने लगता है। बोलोगे क्यों ऊपर उठने लगता है? तो जो हवाएं आ रही है ना, वो हवाएं क्या कर रही है अपने साथ? पहले भी बताया ना कि विंड्स भी क्या करती है, ओशियन में वाटर मूवमेंट को, ओशियन करंट्स के मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करती है। तो यहां पे इतनी सारी विंड्स जब एक साथ बहुत प्रेशर से
कह सकते हैं कि सी सरफेस के ऊपर एक्ट कर रही होगी तो वो पूरे के पूरे पानी को आगे धका के लाएगी, ठीक है। तो स्टॉर्म सर्ज देखने को मिलता है, बहुत सारे जो कोस्टल रीजन है उसमें पानी भर जाता है, फ्लड्स आ जाती है हेवी रेनफॉल के कारण, डिस्ट्रक्शन होता है, तेज हवाएं जो चल रही तो घर टूट जाते हैं, लोगों की डिश टीवी की छतरी उड़ जाती है, ये सारी समस्याएं आपको देखने को मिलती है, ठीक है। सो दिस वाज एन इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन कि आखिर साइक्लोन है क्या चीज। अब इसके फंडामेंटल्स में चलते हैं, चलो ठीक है। एक चीज इंपॉर्टेंट है यहां पे ध्यान रखना, हम तो ट्रॉपिकल साइक्लोन बोल रहे हैं इंडिया में, अब इसका नाम जो है ना, इसका नाम अलग अलग नाम से जाना जाता है। कैसे? तो वही साइक्लोन है, जैसे आप बोलोगे सर ये तो फेवरेट एग्जांपल हो गया, गंगाधरी शक्तिमान था ना, उसी तरह से साइक्लोन जो है, तो साइक्लोन को ही अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे आप देखोगे ना तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इस रीजन में हम उसे साइक्लोन कह रहे हैं। फिर अगर आप साउथ चाइना सी के उधर चले जाओगे तो वहां उसे टाइफून के नाम से जाना जाता है, जापान वगैरह के आसपास, ठीक है, जापान चाइना, यहाँ पे टाइफून्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे साइक्लोन्स लिखा है इस इमेज में, इसको सही कर लेते हैं हम। तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया स्पेसिफिकली अगर देखें तो इस रीजन में जो क्या कहेंगे इसको, साउथ ईस्ट इंडियन ओशियन जो है, तो यहाँ पे इसे विली विलीज के नाम से जाना जाता है, ठीक है, विली विलीज के नाम से जाना जाता है, विली विलीज के नाम से जाना जाता है। तो ये इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। फिर अगर आप इधर जाओगे तो यहाँ पे हरिकेन्स के नाम से जाना जाता है, कहाँ पे, वेस्ट इंडीज वगैरह वाला जो रीजन है ना, ब्राजील के आसपास जो है, तो इस रीजन में उसे हरिकेन्स के नाम से जाना जाता है। और यूएसए में तो जो टॉर्नेडोज होते हैं, मतलब साइक्लोन जो बनते हैं यहाँ पे, इन साइक्लोन्स को टॉर्नेडोज भी कहा जाता है। अभी नेक्स्ट टॉपिक में आप थंडरस्टॉर्म और टॉर्नेडोज के बारे में पढ़ोगे ना, तो टॉर्नेडोज की वर्ल्ड वाइड जो डेफिनेशन है थोड़ा अलग है, यूएस अपना अलग चलता है। तो यहाँ पे जैसे अगर आप देखोगे तो टॉर्नेडोज के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज ध्यान रखना, एनसीईआरटी में नहीं दी, वो बता दिया मैंने आपको। तो साइक्लोन्स कहा जाता है इंडियन ओशियन में, हरिकेन्स कहा जाता है अटलांटिक ओशियन में, टाइफून्स के नाम से जाना जाता है इन दी वेस्टर्न पैसिफिक एंड साउथ चाइना सी, ठीक है, वेस्टर्न पैसिफिक एंड साउथ चाइना सी, विली विलीज इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से साइक्लोन को अलग अलग नामों से जाना जाता है, क्लियर। अब जिससे अगर हम देखें तो साइक्लोन बनता कैसे है सर, फंडामेंटल्स क्या है उसके, ठीक है, अच्छे से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो पॉइंट्स है आपके सीधे पॉइंट्स, आपसे कह सकते हैं कि बहुत सारे एग्जाम्स में अगर आपको फॉर्मेशन लिखने को आएगी तो आपको क्या करके आना है, क्लास 11th के बच्चों को ये 5 पॉइंट याद करके चले जाना है, वो तो याद कर भी लोगे आप, लेकिन उसका कंसेप्ट भी तो समझो जरा, ठीक है, उसका कंसेप्ट भी समझो थोड़ा सा। तो ये पॉइंट जो है ये फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए। आपने जो आपकी वो वाली बुक थी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, उसमें कुछ कुछ चीजें पढ़ी हैं, ठीक है, कुछ कुछ कंडीशंस पढ़ी हैं। उसके अलावा जैसे अगर आप देखोगे तो ये भी प्रायोरिटी बेसिस पे आपको इन कंडीशंस को भी समझना होगा, ठीक है, इन कंडीशंस को भी आपको क्या करना होगा, समझना होगा। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट एंड इंटेंसिफाई ओवर वार्म ट्रॉपिकल ओशियंस। वार्म ट्रॉपिकल ओशियंस मतलब क्या कह रहे हैं कि ट्रॉपिकल ओशियन, अच्छा ट्रॉपिकल क्यों कह रहे हैं, ट्रॉपिकल रीजन में क्यों आते हैं, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में सोलर इंसुलेशन डायरेक्ट होती है, ठीक है, ये कंसेप्ट है, आपको पता है, मेजॉरिटी ऑफ यू नो दिस, फिर भी एक बार बता रहे हैं हम कि सनरेज जो है, तो सनरेज क्या होती है, डायरेक्ट कहां पे होती है, ट्रॉपिकल रीजन में डायरेक्ट होती है। तो ये ट्रॉपिकल रीजन में जो ओशियन है ना, वहां का पानी गर्म रहेगा कंपेयर टू दी सब ट्रॉपिकल, पोलर, सब पोलर, ठीक है, उन रीजन्स के कंपैरिजन में। तो ये वाला जो रीजन है इसका पानी गर्म रहता है, फाइन। तो दी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट एंड इंटेंसिफाई ओवर वार्म ट्रॉपिकल ओशियंस। अब वो ओशियन बार बार क्यों दोहरा रहा हूं मैं, और क्योंकि ओशियन से ही उसे एनर्जी मिलेगी, कैसे समझाते हैं अभी। तो द कंडीशंस फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आर, पहला, लार्ज सी सरफेस विद टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस। अब ये क्या कहानी है सर, 27 डिग्री सेल्सियस, ओशियन बहुत देर से परेशान कर रहे हो, तो अब इसको इमेजिन करना, ठीक है, ये क्या है, सरफेस बन गया है, तो इसको ओशियन बनाते हैं, ठीक है, ये ओशियन है। अब ओशियन पे जैसे अगर आप देखोगे, ठीक, ओशियन का जब टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस बोल दिया हमने, वार्म ओशियन की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर जब ज्यादा रहता है ना ओशियन का, तो यहां पे क्या स्टार्ट होगा, सोचो खुद, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो यहां इवोपरेशन स्टार्ट होता है, इवोपरेशन स्टार्ट होता है। इवोपरेशन एक तरह का क्या दर्शा रहा है, कन्वेक्शन को दर्शा रहा है। यहां की एयर मासेस जो है वो ऊपर उठ रही है, लो प्रेशर है ना, यहां की एयर मासेस क्या कर रही है, ऊपर उठ रही है। एयर मासेस जब ऊपर उठ रही होगी तो अपने साथ क्या लेके जाएगी, मॉइस्चर। चीजें ध्यान करते चलना, ठीक है। तो यहां क्या बन गया, इंटेंस लो प्रेशर बन गया, और वो लो प्रेशर बनने के लिए आपको वार्म ओशियन चाहिए रहेगा। जो पहली कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं पहली कंडीशन की, कि 27 डिग्री सेल्सियस जो है उससे सी सरफेस जो रहना चाहिए, सी सरफेस का टेम्परेचर जो रहना चाहिए वो 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहना चाहिए। गेटिंग द आइडिया, यहां तक पॉइंट समझ में आया। अगला क्या है, प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। ये फिर आ गया सिर दर्द। देखो कोरियोलिस फोर्स सिंपल था, हमने आपको समझा दिया है, ठीक है, समझ में आया था ना, प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ के आए हैं। अब उसका एप्लीकेशन यहां पे देखो, मैंने आपसे तब भी कहा था समझाते समय कि कोरियोलिस फोर्स सिर्फ एक फोर्स नहीं है।
ज्योग्राफी अगर पढ़ना है, ठीक है, ज्योग्राफी से अगर प्यार करना है तो कोरियोलिस फोर्स तो बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो कोरियोलिस फोर्स की यहां पे क्या सिग्निफिकेंस है, हम देख रहे हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन में टेम्परेचर तो समझ आ गया, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कोरियोलिस फोर्स भी होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। समझो जरा, यहां पे आपको एक कोने में हम कोरियोलिस फोर्स की इंपॉर्टेंस समझाते हैं कि क्यों जरूरी है। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये अभी हमारा साइक्लोन बन रहा है आधे रास्ते में, कोरियोलिस फोर्स पहले समझ लो प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स कैसे इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ये हाई प्रेशर है, ये तो सारी चीजें याद हो ही गई होगी अब तक, ठीक है, बीच में लो प्रेशर इक्वेटर का होगा, विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है, लेकिन हाई प्रेशर से लो प्रेशर जो विंड चल रही है तो उनके ऊपर काम कौन कर रहा है, कोरियोलिस फोर्स। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट में टिल्ट होती है, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट में टिल्ट होती है, ठीक है, विंड्स ऐसे टिल्ट हो जाती है। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्या है, विंड ही तो है, ठीक है, तो ये विंड ऐसे टिल्ट हो जाती है। अब साइक्लोन में विंड कोरियोलिस फोर्स का क्या रोल है, तो अब अगर ऐसे समझोगे कि मैंने आपको बताया कि यहां क्या है, इंटेंस लो प्रेशर है, ठीक है, इंटेंस लो प्रेशर वाला एरिया है। और अगर आप इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर समझोगे, समझते चलना चीजों को, मैं आपको रैंडम टॉपिक्स कनेक्ट करवाऊंगा लेकिन समझते चलना। इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर चीजों को देखोगे आप, तो ये इधर बांग्लादेश म्यांमार वगैरह सब आ गए, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में क्या बनते हैं, साइक्लोन बनते हैं, बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन बनते हैं। अब ये साइक्लोन वाला एरिया क्या रहेगा, लो प्रेशर रहेगा, कहानी समझाई मैंने आपको भी। अब ये लो प्रेशर एरिया जो है, तो इस लो प्रेशर में क्या होगा, विंड कहां से कहां चलती है, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो ये जो लो प्रेशर एरिया है, तो लैंड सरफेस जो रहता है वो क्या रहता है, रिलेटिवली अगर लैंड सरफेस की हम बात करें, लैंड सरफेस की अगर हम रिलेटिवली बात करें तो पानी की अपेक्षा में क्या रहता है, लेट, मतलब जल्दी गर्म जल्दी ठंडा होता है। अब पानी अगर गर्म है तो जमीन क्या रहेगी, रिलेटिवली ठंडी रहेगी, तो यहां रहता है हाई प्रेशर। अब क्या हो रहा है कि यहां से जो हाई प्रेशर विंड चलेगी इस लो प्रेशर एरिया की तरफ, कनेक्ट कर पा रहे हो ना, इस लो प्रेशर एरिया की तरफ जो हाई प्रेशर विंड चलेगी, तो ये हाई प्रेशर विंड्स क्या है, सीधी जाएगी क्या, बताओ, नहीं जाएगी। सीधी अगर जाती भी ना, तो सीधी अगर जाती तो क्या होता है कि ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आ गई और विंड सीधे ऊपर उठ जाती और फिर वो सबसीड हो जाती है और ऐसा साइकिल बन जाता है, एक पूरा सेल बन जाता है रीजनल लेवल पे। लेकिन वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जो विंड्स जा रही है, वो सबसे पहली बात तो क्या है कि सीधी नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर कोरियोलिस फोर्स एक्ट करेगा। अब जब कोरियोलिस फोर्स एक्ट करेगा तो उसी से क्या होगा, वो विंड सर्कुलेटरी मोशन लेगी। और साइक्लोन क्या है, साइक्लिक मैनर में घूमता है गोल गोल। तो यहां पे आपने दो चीजें सीख ली कि प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स क्यों जरूरी है, क्योंकि हाई प्रेशर से, जैसे सेंट्रलाइज्ड लो प्रेशर एरिया पे साइक्लोन बनता है, सेंट्रलाइज्ड लो प्रेशर एरिया पे साइक्लोन बनता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जब विंड चलेगी ना, तो वो विंड सीधे नहीं जाते हुए क्या करेगी, टर्न लेगी, ट्विस्ट लेगी, ठीक है। अब ये इधर से आ रही है जैसे, तो ये ऐसा ट्विस्ट लेगी, इधर से विंड जा रही है तो ये भी क्या करेगी, अपने राइट के टुवर्ड्स, ऐसा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो राइट के टुवर्ड्स टिल्ट लेगी। तो अब ये क्या है कि थोड़ा बड़ा डायग्राम करते तब अच्छे से और बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। ये यहां पे आप देख लो कि सेंट्रलाइज्ड लो प्रेशर होगा किसका, साइक्लोन का। अब ये सेंट्रलाइज्ड लो प्रेशर में विंड्स इधर से आ रही है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ टिल्ट कर गई है। अब ये भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही चल रही है ना। अब बोलोगे सर ये तो ऐसा तो डायरेक्शन ही नहीं होता है विंड का, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि लो प्रेशर को जो हाई प्रेशर अट्रैक्ट कर रहा है तो उसके टुवर्ड्स जा रही है विंड्स, तो विंड्स ऐसे जाएगी तो ये भी क्या करेगी, अपने राइट के टुवर्ड्स टिल्ट करेगी इधर, ठीक है। तो ये विंड भी क्या कर रही है, ये विंड भी क्या कर गई, राइट के टुवर्ड्स ऐसे टिल्ट कर गई, लो प्रेशर है। तो अब क्या होता है कि ये इधर भी पूरा लो प्रेशर ही है ना, साइक्लिक मैनर में देखोगे तो सारा लो प्रेशर है। तो उस लो प्रेशर में जिधर से भी विंड आ रही होगी, कोरियोलिस फोर्स होगा तो कोरियोलिस फोर्स क्या करवा रही है, उसे टिल्ट करवा दे रही है। वो टिल्टेशन जो है ना, तो एक ही डायरेक्शन हो रहा है, सब राइट में टिल्ट करते जाएंगे। ये विंड आ रही है तो ये राइट में इधर टिल्ट कर जाएगी, तो ऐसे राइट में टिल्ट होने से क्या होता चले आएगा, एक सर्कुलर मोशन बन जाएगा। और वो जो सर्कुलर मोशन बनेगा ना, वो सर्कुलर मोशन क्या करेगा, वो सर्कुलर मोशन साइक्लोन को रोटेशन के लिए पावर देगा। या फिर कह सकते हैं कि साइक्लोन के अंदर वो साइक्लिक मैनर, वो रोटेशन क्यों डेवलप होता है, तो वो साइक्लिक रोटेशन इसलिए डेवलप होता है क्योंकि कोरियोलिस फोर्स काम कर रहा है। समझ में आया। तो प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स क्लियर हुआ ना। अब यहां पे मैं आपको जो इंडियन कंटेक्स्ट में समझाना था वो भी यही समझाना चाह रहा था कि तीनों तरफ लैंडमास है, बीच में ओशियन है, ओशियन में लो प्रेशर है, हाई प्रेशर विंड्स लो प्रेशर की तरफ जाएगी, तो वो सिर्फ सीधे सीधे नहीं चली जाएगी आंख बंद करके, वो जो कोरियोलिस फोर्स एक्ट करेगा तो वो घुमाएगा, और वो घुमाएगा जब तो क्या हो जाएगा, सर्कुलेटरी मोशन आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है। आप फिनोमेनन तो पढ़ रहे हो एकदम क्लियर, किसका, ट्रॉपिकल साइक्लोन का। इंडियन कंटेक्स्ट में भी समझते चलो, दो चीजें बता रहा हूं एक साथ, ठीक। चलो इतना समझ में आया, प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर विंड और प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स क्यों जरूरी है, टेंपरेचर जो है 27 डिग्री क्यों होना चाहिए, ये चीजें क्लियर हो गई। अब आगे अगर जैसे देखते हैं तो और क्या क्या कंडीशंस होना चाहिए। स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड, ठीक है। स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड क्या होता है वो समझाता हूं मैं आपको। तो हमारा जो साइक्लोन बन रहा है ना, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इसमें अगर जैसे देखोगे कि ऊपर से बहुत तेजी से अगर हवाएं चल रही होगी, ठीक है,
अगर आप जैसे देखोगे वर्टिकली ऊपर जो हवाएं चल रही है वो बहुत तेज होगी, तो उससे होगा क्या कि ये लो प्रेशर के कारण जो कन्वेक्शन हुआ, यहां जो क्लाउड फॉर्मेशन होगा, तो वो क्लाउड्स को कौन उड़ा ले जाएगा? ये विंड उड़ा ले जाएगी। समझ में आया? तो इस विंड का ना होना या फिर इसमें वेरिएशन नहीं होना चाहिए ज्यादा, ठीक है, ये विंड ना हो तो ही बेहतर है। तो इस तरह से ऊपर कोई विंड ना होना चाहिए, ठीक है, ऊपर कोई विंड नहीं होना चाहिए, वो चीज हो गई। अब उसके बाद में जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे जेट स्ट्रीम वगैरह हो जाती, सब ट्रॉपिकल तो ऊपर है बहुत ज्यादा, अगर ट्रॉपिकल रीजन में ऐसी कोई जेट स्ट्रीम चल रही होती तो वो क्या करती, वो बादलों को उड़ा ले जाती, ठीक है, बादलों को उड़ा ले जाती, तो ये पूरा जो बनना चाहिए रेसिपी जो बन रही है हमारी ट्रॉपिकल साइक्लोन की, वो अधूरी रह जाती। इस कारण से क्या है कि वर्टिकल विंड में ज्यादा कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए। फिर अगली पॉइंट क्या है? फिर अगला पॉइंट अगर जैसे देखते हैं हम, तो अब प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया और लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ठीक है। अब क्या होना चाहिए? एक चीज ये भी होना चाहिए कि एक लो प्रेशर एरिया पहले से प्री एग्जिस्ट करे। लो प्रेशर एरिया क्यों एग्जिस्ट करना चाहिए? तो लो प्रेशर एरिया होगा ना, तभी ये लो प्रेशर होगा, तभी तो आजू बाजू से अपनी जो हाई प्रेशर एरियाज हैं वहां से विंड को अट्रैक्ट कर पाएगा। आगे समझ में? मतलब यहां सीट खाली होगी तभी तो कोई बैठने आएगा। तो उस कंटेक्स्ट में क्या होना चाहिए कि एक लो प्रेशर एरिया प्री एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। नो डाउट 27 डिग्री सेल्सियस होगा तभी क्या होगा, पूरी जगह से आप देखोगे इवोपरेशन स्टार्ट होगा, कन्वेक्शन स्टार्ट होगा। लेकिन यहां पे एक प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर होगा तभी हाई प्रेशर विंड्स अट्रैक्ट होगी। अट्रैक्शन के लिए भी तो कुछ पॉइंट चाहिए, तो अट्रैक्शन का पॉइंट क्या रहेगा? लो प्रेशर, ठीक है। कुर्सी खाली होगी तभी कोई बैठने आएगा उस पर। अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम। अब ये सब कुछ हो गया, उसके बाद में क्या है? अपर डाइवर्जेंस भी होना चाहिए। एक तो हमने कह दिया कि अपर मतलब वर्टिकल विंड नहीं होना चाहिए, और दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट वो क्या है, वो है अपर डाइवर्जन होना चाहिए। अपर डाइवर्जन क्या होता है वो समझाता हूं मैं आपको। देखो कि लो प्रेशर एरिया से कन्वेक्शन हुआ, क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, यहां पे क्लाउड्स बन गए, क्लाउड्स बन गए। पॉइंट समझना अच्छे से, इंपॉर्टेंट पांचवा पॉइंट। अब क्या है? अपर डाइवर्जन होना चाहिए। अपर डाइवर्जन मतलब क्या है कि विंड जो ऊपर उठी है ना, वो और ऊपर जाते जाते क्या भगवान के पास जाएगी क्या? ऊपर नहीं जाना है उसको। अब उसका डाइवर्जेंस भी बहुत जरूरी है। डाइवर्जेंस मतलब क्या है कि वो डाइवर्ज करे, ठीक है, डाइवर्ज करे इधर इधर। अब डाइवर्ज कौन करवाएगा? तो ये चीज मैं आपको समझाता हूं। देखो आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ा था, कैसे सारे टॉपिक्स इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। डाइवर्जन कौन करवाएगा? तो क्या आपको पता है कि ट्रोपोस्फेयर के ऊपर बादल नहीं जाते हैं। बादल जो सबसे ऊपर जाएंगे बस वो ट्रोपोस्फेयर तक जाएंगे। इक्वेटर पे इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि 14 किलोमीटर तक चले गए, लेकिन वहां जाके तो रुकना पड़ेगा ना। तो ऊपर आपको बादल मिलेंगे, ठीक है। बादल कौन से मिलेंगे? तो आपको यहां पे जैसे आप देखोगे तो मॉइस्चर लीडन क्लाउड्स, मॉइस्चर लीडन नहीं, यहां पे जो क्लाउड्स मिलेंगे उनके अंदर इतना मॉइस्चर नहीं होगा, लेकिन वो कन्वेक्शन के कारण जो मॉइस्चर ऊपर चलते जा रहा था ना, तो एक पूरा का पूरा सर्कस सिस्टम देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से क्लाउड्स मिल जाएंगे। अब वो क्लाउड्स जो है तो नीचे के कन्वेक्शन को और ऊपर नहीं जाते देंगे, और क्या करवाएंगे? डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये मासेस जो है ये क्या करेगी? डाइवर्ज करेगी। ये सारी की सारी मासेस डाइवर्ज करेगी, और मासेस का जब डाइवर्जन चालू हो जाएगा तो इस डाइवर्जन की सिग्निफिकेंस क्या है ये समझना क्यों जरूरी है। क्यों कहा जा रहा है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन में डाइवर्जन अपर एयर में, ठीक है, अपर ट्रोपोस्फेयर में आपको डाइवर्जन क्यों जरूरी है? वो डाइवर्जन इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एयर मासेस जब एक बार डाइवर्ज हो जाएगी तो फिर सबसीड भी होगी। सबसीड कहां होगी? हाई प्रेशर एरिया में। समझ में आ रही कहानी? सबसीड कहां होगी? हाई प्रेशर एरिया में। तो जो एयर मासेस ऊपर उठी थी वो क्या होगी? डाइवर्ज होगी। डाइवर्ज होगी तब सबसीड होगी, सबसीड होगी तो फिर इधर दौड़ लगाएगी। तो उस कारण से क्या है कि जो लो प्रेशर एरिया था, जो वैक्यूम बन रहा था, उसको कंटिन्यूसली एयर मासेस मिल रही हैं। और जो ये जो विंड आएगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो ये पूरा ओशियन जब चल के आएगी तो अपने साथ मॉइस्चर लेके आएगी। वही मॉइस्चर जब ये लो प्रेशर जोन पे आने के बाद में क्या होगा? वापस कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू ऊपर जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगा, मॉइस्चर मिल जाएगा यहाँ पे। आगे समझ में? अब ये गैस जो जा रही थी, गैस कैसे? वाटर वेपर जो जा रही थी, तो ये वाटर वेपर जब क्या होगी? ये वाटर वेपर जब क्लाउड में कन्वर्ट होगी, ठीक है, गैस से लिक्विड में, वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होगी, तो लेटेंट हीट निकलेगी वहां पे। वो जो लेटेंट हीट निकलेगी तो यहाँ पे क्या है? वार्म लेटेंट हीट भी जमा हो गई है। समझना अच्छे से, ठीक है। वार्म लेटेंट हीट जमा हो गई, तो आप क्या देखोगे कि अब यहाँ पे ये जो पूरा एक कह सकते हैं कॉलम बना है ना, इस कॉलम में आपको ये देखने को मिलेगा कि हाँ, एक तरफ तो कन्वेक्शन चल रहा है एकदम बहुत तेजी से, और कन्वेक्शन के साथ साथ क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऊपर जाके क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है। क्लाउड फॉर्मेशन जो हो रहा है तो वहां पे लेटेंट हीट रिलीज होगी। क्यों? क्योंकि गैस जो है वो क्या बन रही है? अब लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। समझ में आ रहा है? गैस जो है वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो रही है ना ऊपर, तो लेटेंट हीट जो निकलेगी तो यहाँ पे आपको हल्की सी सबसिडेंस भी देखने को मिलेगी। वार्म एयर जो है, जो स्टेबल वार्म एयर है, तो वो सबसाइड भी करेगी। समझ में आई कहानी? कैसे बन रहा है साइक्लोन? एकदम सिस्टमैटिक। लो प्रेशर था तो पहले तो क्लाउड बनाएंगे, कन्वेक्शन होगा, फिर आप जैसे देखोगे तो वो एकदम
उस कन्वेक्शन में भी, उस लो प्रेशर जोन में भी जो सेंट्रलाइज्ड एरिया रहेगा वहां पे एयर नीचे सबसीड कर रही होगी, ठीक है, तो वार्म एयर सबसीड भी करेगी। अब ये वार्म एयर सबसीड करने के पीछे का सिग्निफिकेंस पता है? इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि वो कंटिन्यूसली लेटेंट हीट जो मिल रही है ना, तो वो लेटेंट हीट से ये ऊपर जो एयर मासेस उठ रही है ये और एनर्जी डिराइव करेगी, ठीक है। तो अब जो आपसे मैं कह रहा था कि ओशियन का होना जरूरी है, ओशियन पे ही क्यों बनते हैं, समझ में आ रहा? ओशियन क्योंकि स्टोर हाउस है एक तरह से, यहां से कंटिन्यूसली कन्वेक्शन मिलता रहेगा, ऊपर से लेटेंट हीट भी आती रहेगी, तो वो क्या करती रहेगी, इस कन्वेक्शन को और स्ट्रॉन्ग करती रहेगी, और ये पूरा एक सेल जो बना है वो सेल चलता रहेगा, घूमता रहेगा, वो इसको स्ट्रॉन्ग करते रहेगा, ये जो कन्वेक्शन चल रही है। समझ में आया? ठीक है, तो हमने हमारे पूरा प्रयास किया, आपको बताया कि हाँ क्या क्या फैक्टर्स जो है वो बहुत एसेंशियल हो जाते हैं। तो अपर डाइवर्जेंस अबव दी सी लेवल सिस्टम, तो सी लेवल सिस्टम के ऊपर डाइवर्जेंस होना भी जरूरी है। डाइवर्जेंस होगा तभी तो नीचे सब्सिडेंस होगा, सब्सिडेंस होगा तभी तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एयर मास चलेगी, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलेगी तभी मॉइस्चर आएगा, मॉइस्चर आएगा तभी क्या होगा, मॉइस्चर ऊपर जाएगा तभी लेटेंट हीट रिलीज होगी, और इस तरह से एक पूरा सिस्टम बना हुआ रहेगा। क्लियर हुआ? ठीक है, देखो जहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि सर चूक गया हमें पॉइंट, तो पीछे रिकैप करके देख लेना, लेकिन पॉइंट चूकना मत कोई भी, ठीक। ये पूरा साइक्लोन बना हमारा, तो अब ये देख लो, ये साइक्लोन बना, ठीक है, ये डाइवर्जेंस हो रहा है, ये जा रहा है, ये नीचे फिर आ रहा है, तो इस तरह से आप देखोगे वापस हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो तो ये एरिया में कुछ नहीं हो रहा है, ये काम रहता है, ये एरिया काम क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो क्लाउड्स बने तो जो लेटेंट हीट रिलीज हुई है ना, उस लेटेंट हीट का सब्सिडेंस देखने को मिलेगा। इनफैक्ट ये क्या करते जाएगी, डायमीटर बढ़ाते जाएगी, और वो लेटेंट हीट जो है आजू बाजू से जो कन्वेक्शन हो रहा है उसको और शक्ति प्रदान करेगी, शक्ति दे मां, ठीक है। ये सब कुछ हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या है, द एनर्जी दैट इंटेंसिफाई द स्टॉर्म कम्स फ्रॉम द कंडेंसेशन प्रोसेस इन टॉवरिंग क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स सराउंडिंग द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म। जो मैंने आपको भी बताया क्या, कि जो एनर्जी इस स्टॉर्म को इंटेंसिफाई कर रही है वो कहां से आती है, वो कंडेंसेशन से आती है। जो ये पूरा कॉलम बना है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का पूरा जो कॉलम बना है, तो इसके कंडेंसेशन से जो लेटेंट हीट निकल रही है वो क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है इस स्टॉर्म को और इंटेंसिफाई करने में। स्टॉर्म हो रही है इंटेंसिफाई, ठीक है, विद कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम सी, और नीचे से कंटिन्यूसली क्या मिलता जा रहा है, मॉइस्चर, ऊपर जाके वो कंडेंसेशन हो रहा है, ठीक है। तो कंटिन्यूस मॉइस्चर सी से मिल रहा है, ऊपर जाके कंडेंस हो रहा है, लेटेंट हीट से और एनर्जी मिल रही है, तो दी स्टॉर्म इज फर्दर स्ट्रेंथेंड, शक्तिशाली, चमनप्रास पे चमनप्रास खाते जा रही है, बहुत शक्तिशाली विंड्स हो जाती है इस तरह से, ठीक है। और इसीलिए कहा जाता है कि स्ट्रॉन्ग वायलेंट स्ट्रॉन्ग विंड्स कैसे बनती है साइक्लोन में, कि कंटिन्यूस जो एनर्जी मिल रही है ना ओशियन से, वो कंटिन्यूस एनर्जी क्या कर देती है, उन विंड को बहुत ज्यादा वायलेंट, बहुत ज्यादा स्पीड प्रोवाइड कर देती है। तो ऑन रीचिंग द लैंड द मॉइस्चर सप्लाई इज कट ऑफ एंड द स्टॉर्म डिसिसिपेट्स। अब एक चीज समझना, अब ये क्या हो रहा है कि ये विंड सर्कुलेटरी हो गई, स्ट्रांग हो गई है, तो ये विंड क्या करती है, एक तो अपना रोटेशन तो कर ही रही है, साथ साथ में जो प्लैनेटरी विंड्स चलती है ना, वो प्लैनेटरी विंड्स के साथ में आगे आगे भी खिसकते जाती है। मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, किधर से किधर चलती है। तो अगर हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो बनते हैं एंटी क्लॉकवाइज ही बनते हैं, एंटी क्लॉकवाइज बनते हैं, और वो किधर चलते हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलते हैं। तो वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करेंगे, और ओशियन पे बनने के बाद में मूव करते जाएंगे, तो कहीं तो जमीन मिलेगी, और जहां जमीन मिलेगी तो ऑन रीचिंग दी लैंड दी मॉइस्चर सप्लाई इज कट ऑफ। तो अब लैंड पे जब आते हैं तो वो क्या कहते हैं हम, कि साइक्लोन स्ट्राइक्स दी लैंड, ठीक है, लैंड मास को स्ट्राइक कर रहा है, वहां पे टक्कर हो रही है, तो डिस्ट्रक्शन होगा, लेकिन डिस्ट्रक्शन होते से ही उसकी मौत भी हो जाएगी। किसकी, साइक्लोन की। कैसे मौत हो जाएगी, तो ऑन रीचिंग द लैंड द मॉइस्चर सप्लाई इज कट ऑफ। शक्ति कहां से मिल रही थी, मैंने आपको बताया था, वो एक कहानी पुराने समय में चलती थी कि तोते के अंदर जान होती है राजा की। वैसे ये साइक्लोन की जान कहां पे है, ओशियन में, क्योंकि वहां से उसे क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है मॉइस्चर के फॉर्म में, लेटेंट हीट के फॉर्म में। अब वो क्या होता है, जब वो कोस्टल एरिया के पास आता है, कोस्टल एरिया से जब टकराता है ना, तो अब क्या हो रहा है कि जो उसका बेस था, जो स्टोर हाउस था एनर्जी का, वो तो उसने खो दिया, ठीक है। साइक्लोन यहां आएगा तो उसकी विंड्स चलेगी बहुत ज्यादा, उसने जो क्लाउड्स के अंदर इतना मॉइस्चर था वो बारिश करेगा बहुत भयंकर, स्टॉर्म सर्ज आएगा, लेकिन जितना था वो सब खाली कर देगा यहां पे। अब उसको वापस से नया कुछ नहीं मिलने वाला एनर्जी। तो इस कारण से क्या होता है कि इसे इस पॉइंट को जब वो कहां पहुंच जाता है, जमीन पे पहुंच जाता है, कौन, साइक्लोन, ठीक है, तो मॉइस्चर सप्लाई कट ऑफ हो जाता है, स्टॉर्म डेसिसिपेट हो जाती है, स्टॉर्म आना खत्म हो जाती है, और इस पॉइंट को लैंडफॉल कहा जाता है, डेथ ऑफ द साइक्लोन कहा जाता है, डेथ ऑफ द साइक्लोन कहा जाता है। द साइक्लोन which cross 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जनरली रिकर्व एंड दे आर मोर डिस्ट्रक्टिव। तो अब इसमें यहाँ पे एक बात, मतलब एक फंडामेंटल जो आपको समझना है वो ये समझना है कि 20 डिग्री जो क्रॉस कर लेता है साइक्लोन, वो 20 डिग्री, जैसे मान लो यहाँ पे 20 डिग्री जो क्रॉस कर लेता है वो और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव क्यों हो जाता है, क्योंकि आप जैसे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, उसको इधर भी लैंड मास, इधर भी लैंड मास, इधर भी लैंड मास, तो ज्यादा वो मिल रहे हैं, क्या ज्यादा
विंड्स आ रही है, ज्यादा विंड्स कन्वर्ज हो रही है यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। तो ये मैंने आपको पूरी कहानी बता दी, उसका जन्म से लगा के मृत्यु तक की पूरी कहानी बता दी है। आई होप आपको समझ में आया कि किस तरह से साइक्लोन जो है बना। अब यहां पे क्या है, फैक्चुअल डिटेल्स है कि स्ट्रक्चर कैसा होता है साइक्लोन का। ठीक है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ साइक्लोन, साइक्लोन का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, कैसे होती है। तो अ मैच्योर ट्रॉपिकल साइक्लोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग स्पाइरल सर्कुलेटिंग विंड अराउंड दी सेंटर कॉल्ड दी आई। ठीक है, तो आई यहां पे समझना है क्या है। अब जैसे अगर आप देख रहे हो तो सर्कुलेटिंग विंड क्या है, ये सर्कुलेटिंग विंड जो आपको देखने को मिल रही है ना, ये सर्कुलेटिंग विंड जो रहती है, ठीक है, और उसके बीच का ये जो काम एरिया रहता है आई कहा जाता है। जो इंटेंस लो प्रेशर वाला रीजन जो रहता है ना, उसे क्या कहा जाता है, आई कहा जाता है। अब आपकी बुक में भी यहाँ पे आपको एक डायग्राम मिल जाएगा, कलरफुल था तो मैंने सोचा पहले कलरफुल दिखा दूं। दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो स्पाइरलिंग विंड्स है, ये विंड्स जो है तो सांप की तरह, सरपेंट की तरह क्या घूमते घूमते जाती है। तो जो जियोग्राफर थे जिन्होंने इसे फाइंड किया था, तो उन्होंने भी ये देखा कि तो सांप की तरह ऊपर ऊपर गोल गोल जा रही है विंड्स। ठीक है, क्यों जा रही है ऊपर ऊपर गोल गोल, तो समझना यहाँ लो प्रेशर है, हाई प्रेशर से विंड्स आई है, और कन्वेक्शन जो हो रहा है तो कन्वेक्शन के कारण विंड्स ऐसे ऊपर जा रही है पूरी। ठीक है, तो ये जो रीजन रहता है उसे क्या कहा जाता है, आई कहा जाता है, आई ऑफ द साइक्लोन, आई ऑफ द साइक्लोन। अब आई ऑफ द साइक्लोन के बाद में आगे दूसरा और पार्ट देखोगे तो उसमें क्या है, the diameter of circulating system can vary between 150 to 250 किलोमीटर। the eye is the region of calm with subsiding air। तो यहां पे क्या है, ये जो डायमीटर होगा, ये डायमीटर 150 से 250 किलोमीटर तक का हो सकता है, ये इसकी बात कर रहे हैं, डायमीटर सिर्फ आई का। ठीक है, और आई जो रहती है ना, तो आई इटसेल्फ इज वेरी कामिंग रीजन। ये बहुत अच्छा पॉइंट भी है, बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट भी है। बच्चे ये सोचते हैं कि आई वाला जो रीजन है ट्रॉपिकल साइक्लोन का, ये इतना शांत क्यों होता है। तो शांत इसलिए होता है क्योंकि जो विंड्स आ रही हैं, जिन विंड्स के अंदर मॉइस्चर है, वो विंड्स ऊपर जा रही है, वो सर्कुलेटरी मैनर में जा रही है। सर्कुलेटरी क्यों होगी सर, कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, सर्कुलेटरी मैनर में जा रही है, और एक बार ऊपर जाने के बाद में क्या हो गया, ये आई वॉल जो है वहां पे से विंड उठ रही है ऊपर की तरफ। बाकी जो आई वाला रीजन है वो काम क्यों रहता है, क्योंकि यहां मैंने आपको बताया, जब यहां पे क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, वो वाटर वेपर से क्या बन रहे हैं, क्लाउड बन रहे हैं ना, तो जो लेटेंट हीट निकलती है वार्म एयर, तो वार्म एयर यहां सबसीड भी करती है। तो एक पूरा का पूरा कॉलम वार्म एयर का सबसीड होते हुए देखने को मिलेगा आपको। तो इस कारण से आपको क्या देखने को मिला कि हाँ, वार्म एयर जो रहता है, वो आई जो रहती है वो क्या रहती है, काम रहती है। क्लियर हुआ? यहां देखो, यहां देखोगे तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। दिख रहा है इसमें आई, ये जो रीजन है, तो इसमें क्या है, आई वाला रीजन ये रहा, और यहां पे वार्म एयर सबसाइड कर रही है। ठीक है, तो सबसाइडिंग वार्म एयर कहां से आई है, तो जो लेटेंट हीट थी मैंने बताया था, वो लेटेंट हीट के कारण वो वार्म एयर जो डेवलप हुई थी वो धीरे धीरे क्या कर जाएगी, यहां सबसीड कर जाएगी। क्लियर हुआ? चलो अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये कहता है, अराउंड द आई इज द आई वॉल वेयर देयर इज स्ट्रॉन्ग स्पाइरलिंग एसेंट ऑफ एयर टू ग्रेट हाइट रीचिंग दी ट्रोपोस्फेयर। अब ये आई के आजू बाजू कौन है, आई वॉल है, और आई वॉल में क्या हो रहा है कि विंड स्पाइरल करते हुए इस तरह से ऊपर तक जा रही है, कहां तक, ट्रोपोस्फेयर तक जा रही है। और वहां पे आपको देखने को मिलेगा तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स है, और ये क्लाउड्स सारा जो सब कुछ है वो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हो। ठीक है, फिर आगे क्या है, फिर अगली चीज जैसे देखेंगे तो द विंड रीचेस मैक्सिमम वेलोसिटी इन दिस रीजन रीचिंग एज हाई एज 250 किलोमीटर पर आवर। टोरेंटियल रेन अकर्स हियर। और ये जो आई वॉल वाला रीजन है पूरा, यहां पे बनते हैं क्लाउड्स, क्लाउड्स और क्लाउड्स के साथ साथ में स्पाइरलिंग विंड्स। विंड की स्पीड जो होती है तो 250 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है, सोच लो। ठीक है, हमारी गाड़ी नहीं भागती उतना, उतनी तेज हवाएं दौड़ रही होगी, और फिर क्या होगा कि वो जो हवाएं हैं, तो वो हवाएं क्या करेगी, बहुत भयंकर रेनफॉल लाएगी, बहुत भयंकर रेनफॉल लाएगी। क्लाउड जो है तो आप जैसे देखोगे तो ये अलग अलग, ये यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर के कारण क्लाउड्स ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे आप जैसे देखोगे कंडेंसेशन के कारण क्या है, सबसीडिंग वार्म एयर भी देखने को मिलेगी, जिससे कंटिन्यूसली क्या मिल रही है, हीट इंजन की तरह काम कर रहा है वो पूरा पूरा सिस्टम, और एनर्जी डिराइव करता जा रहा है। समझ में आ रही है चीजें? अब आगे क्या होता है, एक और चीज अगर जैसे देखें हम, तो फ्रॉम द आई वॉल rain bands may radiate and trains of cumulus and cumulonimbus clouds may drift into the outer region। यहां पे जैसे अगर आप देखोगे ना, तो यहां पे आउटफ्लो देखने को मिल रहा है। ये रेन बैंड्स जो हैं, ये रेन बैंड्स क्या हो गए, बाहर की तरफ आपको आउटवर्ड रीजन में निकलते हुए देखने को मिलेंगे। और ये रेन बैंड्स जो है तो यहाँ पे निम्बस, क्यूमुलोनिम्बस, ये सारे क्लाउड पार्सल्स देखने को मिलेंगे। और ये क्लाउड पार्सल्स क्या करवाएंगे, रेनफॉल करवाएंगे। हैवी रेनफॉल की बात जो हम कर रहे हैं ना, तो वो हैवी रेनफॉल इन्हीं क्लाउड्स के कारण होगी।
फिर और क्या होता है स्ट्रक्चर में, इसे आगे देखेंगे। तो द डायमीटर ऑफ द स्टॉर्म ओवर द बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन इज बिटवीन 600 to 1200 किलोमीटर। और ये जो पूरा का पूरा डायमीटर होता है, सिर्फ आई वॉल की बात नहीं कर रहे हम, वो जो पूरा का पूरा साइक्लोन बनता है इतने सारे रेन बैंड्स के साथ में, इतने सारे निम्बस, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स के साथ में, 600 से 1200 किलोमीटर का पूरा इस तरह का क्या है विंड सिस्टम डेवलप होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, जो बनाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। सोच लो कितना भयंकर होता होगा। अब ये पूरा का पूरा विंड सिस्टम जो है ये क्या करता है, विंड सिस्टम जो है मूव करता है। ये विंड सिस्टम अपना तो सर्कुलेशन चल ही रहा है, उनका एक पूरा पैटर्न है, बाकी ये धीरे धीरे खिसकता भी जाता है आगे। और कहां टकराएगा ये, इसका लैंडफॉल होता है, ठीक है। तो दी सिस्टम मूव्स स्लोली अबाउट 300 to 500 किलोमीटर पर डे। ये स्लोली होता है क्या, 300 से 500 किलोमीटर क्या करता है एक दिन में आगे खिसकता है, ऐसा साइक्लोन ये, ठीक है। प्लैनेटरी विंड्स काम कर रही होती है, तो धीरे धीरे ट्रॉपिकल साइक्लोन की क्या डायरेक्शन रहेगी, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता रहेगा। द साइक्लोन क्रिएट्स स्टॉर्म सर्जेस एंड दे इनंडेट द कोस्टल लोलैंड्स। स्टॉर्म सर्जेस आती है, समुद्र का पानी बढ़ता है, ठीक है, इतने सारी विंड्स जब एक साथ पानी को धक्का ला रही होती है तो, ठीक। कोस्टल लोलैंड्स जो रहती है, कोस्टल एरिया में भी जो थोड़ा नीचे वाला एरिया रहता है उसमें पानी घुस जाता है। द स्टॉर्म पिटर्स आउट ऑन द लैंड। पिटर्स आउट मतलब क्या है कि खत्म हो जाना। तो स्टॉर्म जो है वो जैसे ही लैंडफॉल होता है ना साइक्लोन का, तो स्टॉर्म पिटर्स आउट, मैंने बताया शक्ति मिलना बंद हो गई, कन्वेक्शन करंट मिलना बंद हो गया, कंडेंसेशन मिलना बंद हो गया, लेटेंट हीट का मिलना बंद हो जाता है। तो ये सारे फोर्सेस जो उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे वो बंद हो जाते। तो स्टॉर्म जो है, स्टॉर्म पिटर्स आउट ऑन दी लैंड। और यहीं पे क्या होता है कि वो जो पूरे क्लाउड्स वगैरह थे, रेन बैंड्स वगैरह थे, तो अब जब एक कोस्टल रीजन से टकराते तो बारिश, ठीक है, बहुत भयंकर बारिश, फ्लड, स्टॉर्म सर्ज, हवाएं, ये सब कुछ आता है और इसी के कारण डिस्ट्रक्शन होता है। और आपने देखा होगा कि जून जुलाई के बाद से अगर जैसे को देखोगे दिसंबर तक, तो उस टाइम पीरियड में क्या होता है, यहाँ डेवलप होते हैं इस तरह के ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। मोस्टली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है वो ईस्टर्न पार्ट में ही डेवलप होते हैं। वेस्टर्न पार्ट में साइक्लोन जो डेवलप होते हैं ना यहाँ पे, तो बहुत रेयरली आते हैं, मतलब वेस्टर्न कोस्ट पे, महाराष्ट्र वाले कोस्ट पे बहुत रेयरली। अभी रिसेंटली एक साइक्लोन आया था, उसका नाम बताना कमेंट सेक्शन में, तो वो 129 ईयर्स के बाद आया था। तो 100 सालों में कभी एक बार कुछ होता है, तो उसके पीछे भी इंटरेस्टिंग फिनोमिना अगर पढ़ोगे तो, ठीक है। तो इधर वेस्टर्न कोस्ट पे हमारे साइक्लोन कम टकराते, क्यों, क्योंकि वो इस डायरेक्शन में जाएंगे, पाकिस्तान में टक्कर करेंगे वो, ठीक है। हमें ईस्टर्न कोस्ट में टक्कर होती है, तो हमेशा क्या है, ईस्ट से वेस्ट चल रहे होते हैं, तो ईस्टर्न कोस्ट पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते ही रहते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअसली आते ही रहते हैं। आपने देखा होगा 2004 की सुनामी जो थी वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव मानी जाती है। क्लियर हुआ, ये सब कुछ हुआ। और सुनामी बता रहा हूँ, सॉरी, साइक्लोन्स की बात करें तो जैसे साइक्लोन भी आए थे, वो तो सुनामी थी, तो वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव मानी जाती है। कुछ पॉइंट तो नहीं छूट रहा है कोई। एक इंपॉर्टेंट चीज और बताऊं मैं आपको कि ये जो साइक्लोन डेवलप हो रहे हैं, ये जो साइक्लोन डेवलप होते हैं, ठीक है, तो ये साइक्लोन कहाँ डेवलप होते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में। अब ट्रॉपिकल रीजन में भी जैसे आप ध्यान दोगे ना, तो इक्वेटर वाला जो रीजन है यहाँ पे कभी साइक्लोन डेवलप नहीं होते। एक चीज ध्यान रखना, इक्वेटर वाले रीजन में 5 डिग्री नॉर्थ साउथ ले लो, तो ये जो 10 डिग्री का बीच का एक बैंड है ना, यहाँ ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप नहीं होते। क्यों, तो ध्यान करो, पहले बता भी चुके हैं पॉइंट कि यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स 0। अब जब कोरियोलिस फोर्स नहीं है तो सर्कुलेटरी विंड कौन देगा, सर्कुलेटरी मोशन कौन देगा, तो इस कारण से यहाँ पे कभी डेवलप नहीं होते। और एक और सवाल अगर इसी पे से सीबीएसई घुमा के पूछ दे, यूपीएससी घुमा के पूछ दे, सीबीएसई घुमा के पूछ दे, सीबीएसई तो मुश्किल पूछेगा क्या, कि क्या एक साइक्लोन जो यहाँ डेवलप हुआ है, कहाँ, ट्रॉपिकल एरिया में, ठीक है, वो सॉरी नदर्न हेमिस्फीयर में, नदर्न हेमिस्फीयर में जो डेवलप हुआ है वो सदर्न हेमिस्फीयर क्रॉस करके जा सकता है, मतलब बॉर्डर कूद के, ठीक है, जा सकता है क्या, क्या बोलोगे आप, कभी नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि जब भी वो साइक्लोन अगर मान लो क्या है नदर्न हेमिस्फीयर में डेवलप हुआ है और उस सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ मूव करेगा, तो इक्वेटर क्रॉस करते से इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स 0, वो सारी विंड्स जो है फिर क्या हो जाएगी, वो परपेंडिकुलर जियोस्ट्रॉफिक विंड, ध्यान आया कुछ, तो सारी विंड्स फिर क्या करने लगेगी, परपेंडिकुलर होके फ्लो करने लगेगी, परपेंडिकुलर होके फ्लो, सॉरी पैरेलल होके फ्लो करने लगेगी। तो उस कारण से क्या हो जाएगा, उस कारण से वो साइक्लोन की डेथ हो जाएगी, साइक्लोन का जो कह सकते हैं ना कि सर्कुलेटरी मोशन था वो खत्म हो जाएगा। डायरेक्शन क्या रहता है, और ये चीज भी ध्यान रख लेना कि हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है ये नदर्न हेमिस्फीयर में और क्लॉकवाइज होता है सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ये पूरी कहानी थी जो हमने आपको समझानी थी, समझा भी दी है और आशा करते हैं आपको समझ में भी आई है। ये टॉपिक था, इंपॉर्टेंट था, कंप्लीट किया हमने यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में थंडरस्टॉर्म और टॉर्नेडोज के बारे में एक टॉपिक है, उसे और पढ़ेंगे, फिर हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप यू एंजॉयड इट। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।